नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी के टेस्ट सीरीज को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट सीरीज नंबर 18 को, जिसके अंतर्गत हम सॉल्व करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कहीं ना कहीं आपके डीएलएड और बीएड के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और सीधे सीधे आपके सुपर टेट एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस टेस्ट सीरीज का 341 यानी 341वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 341 में आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स कि मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं। देखिए, मूल्य यानी कि वैल्यू हमारे व्यवहार को यानी कि हमारे बिहेवियर को क्या करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये हो जाएगा आपका प्रदर्शित। ऑप्शन ए कहता है आपका प्रदर्शित, ऑप्शन बी कहता है प्रेरित, ऑप्शन सी कहता है नियंत्रित और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो आपको बताने हैं कि मूल्य हमारे व्यवहार को क्या करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं या प्रेरित करते हैं या फिर नियंत्रित करते हैं या फिर उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, आपको बताना है। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे, क्योंकि मूल्य हमारे व्यवहार को प्रदर्शित भी करते हैं, हमें प्रेरित भी करते हैं और हमें नियंत्रित भी करते हैं। क्योंकि अगर हम कभी कोई कार्य गलत करने के बारे में भी सोचते हैं तो हमारे जो वैल्यूज होते हैं यानी कि मूल्य होते हैं वो हमें कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं। इसलिए अगर हम देखें तो तीनों ही ऑप्शन इसका बेस्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, उपयुक्त सभी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 342 आपसे कहता है कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया। देखिए, सभी धर्मों के प्रति यानी कि जो भी धर्म है आपके समाज में, उन सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित यानी मोटिवेट, उत्साहित करने का सुझाव किसने दिया है, यानी कि वो कौन से व्यक्ति है या कौन सी योजना है जिसने आपको सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन करने को प्रोत्साहित की है। ऑप्शन ए कहता है वर्धा योजना, ऑप्शन बी कहता है कामत योजना, ऑप्शन सी कहता है कोठारी आयोग और ऑप्शन डी कहता है राधा कृष्णन आयोग। तो आपको बताना है कि सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया है। अगर स्टूडेंट्स आपने वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो ये प्रश्न वहीं से उठाया गया है और सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव आपके कोठारी आयोग ने दिया है। आपने कोठारी कमीशंस को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो उनका ही ये सुझाव है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके डीएलएड 2019 में पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं इसी तरीके से आपके डीएलएड के पाठ्यक्रम से सीधे सीधे प्रश्न लिए जाएंगे और कहीं ना कहीं वो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न ही होंगे जो आपको सुपर टेट में देखने को मिलेंगे। अगर आपने डीएलएड या फिर बीएड का प्रशिक्षण रेगुलर वे में किया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझा होगा, तभी आप साइकोलॉजी में 30 में से 30 स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 343 आपसे कहता है कि भावनाओं के विकास का संबंध मूल्य के किस पक्ष से होता है। देखिए, भावनाओं के विकास यानी कि जो आपके भावनाएं होती हैं, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, इनके विकास का संबंध जो होता है वो मूल्य के किस पक्ष से है, यानी कि जो वैल्यू होते हैं उसके किस पक्ष से होता है। ऑप्शन ए कहता है ज्ञानात्मक पक्ष, ऑप्शन बी कहता है भावात्मक पक्ष, ऑप्शन सी कहता है मनोगत्यात्मक पक्ष और ऑप्शन डी कहता है कौशलात्मक पक्ष। तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स की जो भावना यानी फीलिंग्स है, इसका संबंध आपके होते हैं इमोशंस के साथ, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भावात्मक पक्ष यानी ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 344 आपसे कहता है कि वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास हेतु सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है। देखिए, वर्तमान में बालकों में मूल्य विकास यानी कि अगर आप वर्तमान समय में बालकों में वैल्यू का डेवलपमेंट करेंगे तो इसके लिए सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है, यानी कि कौन से संचार माध्यम से आप बच्चों के अंदर मूल्यों का विकास वर्तमान समय में कर सकते हो। ऑप्शन ए कहता है समाचार पत्र, ऑप्शन बी कहता है वीसीआर, ऑप्शन सी कहता है टीवी और ऑप्शन डी कहता है रेडियो। तो आपको बताना है कि वर्तमान समय में यदि बालकों के मध्य आप मूल्य का विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे प्रभावी संचार माध्यम कौन सा है। तो अगर आप देखेंगे चारों ऑप्शन तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका टीवी यानी टेलीविजन, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 345 आपसे कहता है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, यानी कि आपको बताना है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा, जो आपने मुस्लिम कालीन शिक्षा को पढ़ा है, तो इसका क्या उद्देश्य था। ऑप्शन ए कहता है इस्लाम धर्म का प्रचार, ऑप्शन बी कहता है भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ऑप्शन सी कहता है ज्ञान की प्राप्ति और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो अगर स्टूडेंट्स आपने मुस्लिम कालीन शिक्षा को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम कालीन शिक्षा के अंतर्गत मैंने आपको बताया है कि इनका मकसद था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति यानी कि खुद के भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं इसका इन्हें बहुत ज़्यादा लालच था, यानी कि ये भोग विलास की वासना में बहुत ज़्यादा लिप्त थे मुस्लिम कालीन शिक्षा। और इनको ज्ञान की प्राप्ति, मतलब थोड़ा बहुत उद्देश्य तो इनका था ज्ञान प्राप्त करने का, लेकिन बाकी चीज़ों का इनका मकसद था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक ईजिली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि बिस्मिल्लाह संस्कार होता था। देखिए बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, कब होता था। ऑप्शन ए कहता है 4 वर्ष 2 दिन पर, ऑप्शन बी कहता है 3 वर्ष 3 दिन पर, ऑप्शन सी कहता है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन पर और ऑप्शन डी कहता है 1 माह 2 दिन पर। उम्मीद करता हूं कि आपने वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया होगा, उसके प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, जिसमें मैंने आपको वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा और मुस्लिम कालीन शिक्षा को डिटेल में बताया है। अगर आपने वो सभी क्लासेस बहुत अच्छे से कवर किए हैं तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक आप इजीली पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें बता रखा है कि बिस्मिल्लाह संस्कार जो होता था वो 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन होने पर ही बच्चे को बिस्मिल्लाह संस्कार मिलता था मुस्लिम कालीन शिक्षा में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स 347 में निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं, यानी कि स्टूडेंट्स निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है, यानी कि क्या इसकी खासियत है। ऑप्शन ए कहता है स्थान निश्चित नहीं होता, ऑप्शन बी कहता है समय निश्चित नहीं होता, ऑप्शन सी कहता है स्वतंत्रता होती है और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। यानी निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं ये आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है। जो औपचारिक शिक्षा आप विद्यालय में जाकर प्राप्त करते हैं या फिर कॉलेज में जाकर प्राप्त करते हैं या किसी कोचिंग संस्था में जाकर प्राप्त करते हैं, वो सभी आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। और इसके अलावा जो भी चीज़ें आप इधर उधर से सीखते हैं, घर परिवार से, समाज से, कहीं से भी जो भी चीज़ें आप सीखते हैं उसको हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है स्थान निश्चित नहीं होता, यानी कि इसके लिए कोई स्थान आपको डेफिनेट नहीं बताया जाता, आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। समय निश्चित नहीं होता, इसके लिए कोई समय भी निर्धारित नहीं किया गया है कि आप इस समय ये सीखने वाले हैं, तो इसलिए समय भी निर्धारित नहीं होता। और स्वतंत्रता होती है, मतलब आप कहीं पर भी कैसे भी जैसे आपका मन करे आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट होते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन आपके बेस्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका उपयुक्त सभी। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे। इस तरीके के प्रश्न ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप सुपर टेट का एग्जाम देखेंगे तो उसमें इस तरीके के प्रश्न ही आपसे पूछे गए हैं, जो कहीं ना कहीं आपके डीएलएड के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 348 कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। देखिए आपके संविधान में किस भाषा को, वो कौन सी भाषा है जिसको राजभाषा का दर्जा मिला है। ऑप्शन ए कहता है हिंदी, ऑप्शन बी कहता है उर्दू, ऑप्शन सी कहता है अंग्रेजी और ऑप्शन डी कहता है फारसी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप इजीली पहुंच पाए होंगे कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। और ये प्रश्न भी आपके बीटीसी 2016 के सेट में पूछा गया प्रश्न है, जो कहीं ना कहीं आपके सुपर टेट एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप इजीली ऐसे प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है।
तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 349 आपसे कहता है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये कथन है। देखिए ये इन्वर्टेड कोमा में कथन है, स्टेटमेंट है। तो आपसे पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसका है, यानी शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए कहता है जॉन लॉक का, ऑप्शन बी कहता है रविंद्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन सी कहता है जॉन डीवी का और ऑप्शन डी कहता है महात्मा गांधी का। स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपके यूपी टेट में कई बार पूछे गए हैं और मैंने आपको बताया है कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया, यानी कि एक तरफ होते हैं आपके बालक, दूसरी तरफ होते हैं आपके शिक्षक और तीसरी तरफ होते हैं पाठ्यक्रम। इन तीनों के सहयोग से ही शिक्षा संभव हो पाता है, इसलिए शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना है और केंद्र में जो माना है वो छात्रों को माना है, यानी बालकों को माना है। और ये कथन आपके जॉन डीवी साहब का है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके डीएलएड में कई सेट में पूछे गए, डीएलएड 2018 में, बीटीसी 2016 में कई बार रिपीट हुए हैं और कहीं ना कहीं आपने इसको यूपी टेट में भी कई बार देखा होगा। इसी तरीके से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स कि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है। देखिए जो आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी कि शिक्षा, यानी जिसको हम एजुकेशन कहते हैं अंग्रेजी में, तो शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि शिक्षा को हम अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, ऑप्शन बी कहता है बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, ऑप्शन सी कहता है शारीरिक विकास करना और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ आपके हिसाब से क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि शिक्षा का अगर हम प्राचीन नजरिए में देखें तो शिक्षा को विद्या कहा जाता है। अगर हम नवीन नजरिए में बात करें तो शिक्षा को एजुकेशन कहा जाता है और एजुकेशन एक लैटिन वर्ड से लिया गया है और ये एजुकेशन शब्द जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बने हैं। आपको पता है मैंने वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा टॉपिक के कंटेंट के दौरान मैंने आपको बताया कि शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है और ये एक लैटिन वर्ड है जो 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक होता है आपका एडुकेटम, यानी जिसको हम कहते हैं एडुकेटम, दूसरा होता है आपका एडुसियर और तीसरा होता है आपका एडुकेयर। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम देखें एडुकेटम, एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना, एडुसियर का अर्थ होता है विकसित करना और एडुकेयर का अर्थ होता है आपका आगे बढ़ाना। तो शिक्षा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है शिक्षित करना या विकसित करना या फिर आगे बढ़ाना। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया अंतर्निहित शक्तियों का विकास, ऑप्शन बी कहता है बहिर्मुखी शक्तियों का विकास, ऑप्शन सी कहता है शारीरिक विकास करना और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करता है, क्योंकि आप शिक्षा के अंतर्गत सिर्फ अंतर्निहित शक्तियों का विकास नहीं कर सकते या फिर सिर्फ बहिर्मुखी शक्तियों का विकास नहीं कर सकते, शारीरिक विकास भी सिर्फ नहीं कर सकते। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कोई भी ऑप्शन सही तरीके से पूर्ण नहीं है, क्योंकि एजुकेशन शब्द जो है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, एडुकेटम, एडुसियर और एडुकेयर। एडुकेटम का अर्थ होता है शिक्षित करना जो कि इसमें नहीं है, एडुसियर का अर्थ होता है विकसित करना जो कि इसमें नहीं है और एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ाना जो कि इसमें नहीं है। स्टूडेंट्स अगर इसमें ये होता कि अंतर्निहित शक्तियों का विकास या फिर बहिर्मुखी शक्तियों का विकास और ऑप्शन सी होता उपयुक्त दोनों, तो हम सी के साथ जाते, बट यहाँ पर सी कहता है शारीरिक विकास करना, तो इसका मतलब तीनों ऑप्शन में कहीं ना कहीं कोई चीज कंप्लीटली यानी पूर्ण रूप से दिया हुआ नहीं है। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका कोई भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ पाए होंगे और ये प्रश्न भी स्टूडेंट्स आपके बीटीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि इस तरीके के प्रश्न अगर आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप इजीली ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स की दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं। देखिए दूरवर्ती शिक्षा यानी कि जो शिक्षा आप दूर बैठ कर लेते हैं उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कहता है पत्राचार शिक्षा, ऑप्शन बी कहता है दूरस्थ शिक्षा, ऑप्शन सी कहता है स्वतंत्र अध्ययन और ऑप्शन डी कहता है उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है स्टूडेंट्स कि दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं, यानी कि दूरवर्ती जो आप दूर से प्राप्त करते हैं उसको हम पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, उसको हम दूर से प्राप्त करते हैं इसलिए दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं,
आप सिर्फ एग्ज़ाम देते हैं और ये कहीं ना कहीं आपका स्वतंत्र अध्ययन होता है। जब आपका मन करे तभी आप पढ़ने बैठते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम देते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्र अध्ययन भी कहा जाता है। इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन राइट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 352 आपसे कहता है कि शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु है। देखिए शिक्षण यानी कि जो टीचिंग है इसके 3 केंद्र बिंदु है, तो ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए कहता है अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी कहता है विषय, अध्यापक, श्यामपट्ट। ऑप्शन सी कहता है पुस्तक, बालक और अध्यापक। और ऑप्शन डी कहता है बालक, बालिकाएं और अध्यापक। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया गया है जॉन डेवी साहब के द्वारा, और उन्होंने बताया इसमें सबसे पहले होते हैं बालक यानी कि छात्र होते हैं केंद्र में, उसके बाद होते हैं आपके शिक्षक और उसके बाद होते हैं आपके पाठ्यक्रम। तो अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम ये आपके शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक भी आप इजीली पहुंच पाए होंगे और इसी तरीके के प्रश्न ही आपके सुपर टेट एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स यहां पर हम जितने भी प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं आपके बीएड और डीएलएड के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है, इसीलिए मैं आपको ये सभी प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आप कंटेंट को कवर करने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि आप साइकोलॉजी में इजीली 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 353 आपसे कहता है कि शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है। देखिए शिक्षण यानी कि जो टीचिंग है उसको रोचक यानी इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बना देती है, तो कौन बना देती है? ऑप्शन ए कहता है चित्रकला, ऑप्शन बी कहता है विज्ञान, ऑप्शन सी कहता है शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां और ऑप्शन डी कहता है लेखन की कला। तो आपको बताना है कि आपकी जो टीचिंग है यानी कि शिक्षण है उसको रोचक यानी इंटरेस्टिंग और प्रभावी इफेक्टिव कौन बना देती है। तो अगर हम देखें स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हैं चित्रकला, तो चित्रकला से कोई भी इंटरेस्ट या इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा ऑप्शन है आपका विज्ञान, तो विज्ञान कहीं ना कहीं आपके शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देते हैं, लेकिन शिक्षण में आप सिर्फ विज्ञान विषय वस्तु को नहीं पढ़ते, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, इसलिए ये भी ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत है। ऑप्शन सी कहता है शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। देखिए लेखन कला भी नहीं हो सकता, अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप सुंदर सुंदर लिखेंगे तो उससे जरूरी नहीं कि आपके शिक्षण जो है वो इंटरेस्टिंग बन जाए। इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव कब बनता है? तो स्टूडेंट्स वो बनता है जब आप शिक्षण में युक्तियां प्रयुक्त करते हैं, यानी कि युक्तियों का मतलब होता है कि नए नए टेक्निक्स, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए तरीके, जिससे आप बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप कर सके। अगर आप अपने टीचिंग स्टाइल में युक्तियों को ऐड करेंगे, मतलब किसी भी चीज को सिखाने के लिए उसका यूज़ करना, जैसे कि आप टीएलएम देखते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो किसी भी टॉपिक को समझाने के लिए जो आप टीएलएम का प्रयुक्त करते हैं यानी टीएलएम का यूज़ करते हैं, उससे आप शिक्षण को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उससे आप उसको प्रभावी बना सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ जो है वो शिक्षण को रोचक और प्रभावी बना देती है। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 354 आपसे कहता है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन है। देखिए इन्वर्टेड कॉमा में आपसे कथन पूछा है कि शिक्षा एक प्रोसेस है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यानी कि जो बालक के अंदर जन्मजात शक्तियां होती है उसको वो एक्सप्रेस करता है। ये कथन ऑप्शन ए कहता है जॉन डेवी का है, ऑप्शन बी कहता है रूसो का है, ऑप्शन सी कहता है फ्रोबेल का है और ऑप्शन डी कहता है मॉन्टेसरी का है। तो आपको बताना है कि यह कथन आपके हिसाब से किसका है। अगर आपने ये चीजें पहले से पढ़ रखे हैं तो आप इजीली बता सकते हैं। स्टूडेंट्स इस तरीके के कथन भी आपके सुपर टेट एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए मैं जितने भी कथन आपको कराता हूँ कहीं ना कहीं इस तरीके के प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं और ये क्वेश्चंस भी आपके बीटीसी 2016 में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप टेस्ट सीरीज के दौरान इस तरीके के कथन को देखते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि इसके लिए आप जो अपना नोट्स है उसमें एक पर्टिकुलर नोटबुक बनाएं, जिसमें आप कुछ स्पेशल कथन जो आपको मैं कराता हूं टेस्ट सीरीज के दौरान, इन कथनों को नोट करें और उन कथनों को भी आप रिवाइज करें, ताकि जो भी आपके सुपर टेट एग्जाम्स में 2 या 3 प्रश्न कथन से रिलेटेड भी पूछ लिए जाते हैं, तो अगर पूछ लिए जाए तो उन प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक आप इजीली
पहुंच पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके फैक्चुअल होते हैं। अगर आप पहले से पढ़कर आते हैं, आप पढ़े हुए होते हैं, तभी आप ऐसे प्रश्नों के राइट ऑप्शन बता पाते हैं। स्टूडेंट्स इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रोबेल का, क्योंकि ये कथन फ्रोबेल साहब के द्वारा दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 355 आपसे कहता है कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं। देखिए आदर्शवाद, जो आदर्शवाद है इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए कहता है रूसो, वर्कले, स्पेंसर और बर्नार्ड शॉ। ऑप्शन बी कहता है एडम्स, जीयर्स और कांट। ऑप्शन सी कहता है प्लेटो, फ्रोबेल, कांट और जेम्स। ऑप्शन डी कहता है प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल और वर्कले। तो आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन कौन से हैं ये आपको बताने हैं। तो स्टूडेंट्स आदर्शवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो है आपके प्लेटो साहब, सुकरात, कांट, हीगल और वर्कले। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स 356 कि भारत की पहली सवाक फिल्म थी। देखिए भारत की पहली सवाक फिल्म कौन सी थी। तो ऑप्शन आपसे कहता है राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन बी कहता है आलम आरा। ऑप्शन सी कहता है पुंडलिक और ऑप्शन डी कहता है कर्ज। तो आपको बताना है कि भारत की पहली सवाक फिल्म कौन सी थी। तो भारत की पहली सवाक फिल्म थी स्टूडेंट्स आलम आरा। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 357 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 357 में आपसे कहा गया स्टूडेंट्स कि बोधकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था। देखिए बोधकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था ये आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आप बोधकालीन शिक्षा को बहुत अच्छे से पढ़ कर आए तो आप इजीली बता सकते हैं, क्योंकि बोधकालीन शिक्षा व्यवस्था का जो प्रारंभ होता था वो लगभग 6 से लेकर 8 वर्ष, 6 या 8 वर्ष का जब बच्चा होता था तो उसे बोधकालीन शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता था। तो इसके लिए बच्चे को मठों में प्रवेश कराया जाता था, और जब मठों में बच्चे को प्रवेश कराया जाता था तो बच्चे का प्रवज्य संस्कार होता था, जिसमें बच्चा जो है सर मुड़ाता था, पीले वस्त्र को धारण करता था और शरण त्राई का अनुसरण करता था। तो ये तो होता है उसका प्रवज्य संस्कार। और इसके बाद लगभग बच्चा 6 महीने तक सिद्धूरस्तु पुस्तक को पढ़ता था, जिसमें वो 3 शब्दों का उच्चारण करता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद बच्चों को सिद्धूरस्तु पुस्तक को पढ़ना होता था, जिसमें लगभग वर्णमाला के 49 अक्षर होते थे और बच्चा उसको पढ़ता था। इसके बाद सिद्धूरस्तु पढ़ने के बाद बच्चा 5 विधाओं का ज्ञान प्राप्त करता था, जिसमें आपका शब्द विद्या, शिल्प स्थान विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या और अध्यात्म विद्या। और जैसे ही ये सभी चीज़ें बच्चा पढ़ता था तो उसकी प्राथमिक शिक्षा लगभग 12 वर्ष के आसपास संपन्न होती थी। यानी 12 वर्ष तक, 8 से लेकर 12 वर्ष तक बच्चे की प्राथमिक शिक्षा, और 12 वर्ष के बाद 12 से लेकर 20 वर्ष तक के आसपास, यानी कि जो 12 वर्ष का जब बच्चा होता था यानी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करता था, तो वहाँ से लेकर 20 वर्ष के आसपास तक बच्चे का जो संस्कार होता था उसको हम कहते हैं उपसंपदा संस्कार। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है कि बोधकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्षों में होता था। तो उपसंपदा संस्कार होता था, ऑप्शन ए कहता है 27, ऑप्शन बी कहता है 15, ऑप्शन सी कहता है 20 और ऑप्शन डी कहता है 25। तो लगभग जब बच्चा 12 वर्ष से लेकर 20 वर्ष के बीच में जो शिक्षा प्राप्त करता था उसको उपसंपदा संस्कार कहते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा जब 20 वर्ष का होता था तो उसका उपसंपदा संस्कार संपन्न होता था। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरीके से प्रश्न आपके बोधकालीन शिक्षा से पूछे गए हैं। यहाँ पर सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि बोधकालीन शिक्षा में प्रवज्य संस्कार कब होता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उपसंपदा संस्कार कब, कितने वर्षों में होता था। तो अगर हम देखें तो उपसंपदा संस्कार संपन्न होता था 20 वर्षों में। अगर प्रारंभ की बात आती तो आपका होता 12 वर्ष, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कितने वर्ष में होता था। तो लगभग जब बच्चे की उम्र 20 वर्ष के आसपास होती थी तो बच्चे का उपसंपदा संस्कार
संपन्न होता था। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता कितने वर्षों में होता था तो 12 से लेकर 20 वर्ष लगभग 8 वर्ष होता, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन में 8 नहीं है। नहीं, सीधा सीधा आपसे पूछा है कि उपसंपदा संस्कार कितने वर्ष में होता था, तो जब बच्चे की उम्र लगभग 20 वर्ष तब बच्चे का उपसंपदा संस्कार संपन्न होता था। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बनते हैं और सीधा सीधा ये प्रश्न आपके बीटीसी 2015 के सेट में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं यहीं से ही आपके सुपर टेट एग्जाम्स में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों के राइट ऑप्शन आप तभी कर पाएंगे जब आप चीज़ों को डेप्थ से पढ़ कर आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुँच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स की शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? यानी कि शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति होती है। यानी कि सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति जिसमें होती है उसी को ही शिक्षा कहते हैं। यह विचार किसका, यानी कि विचार किसके द्वारा दिए गए हैं, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है एडिसन का, ऑप्शन बी कहता है रविंद्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन सी कहता है स्वामी विवेकानंद का और ऑप्शन डी कहता है महात्मा गांधी का। तो अगर हम देखें तो ये विचार आपके स्वामी विवेकानंद जी का है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 359 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि इसमें से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, यानी नहीं आता है। आपसे पूछा गया है कौन सा दूरस्थ शिक्षा नहीं है। ऑप्शन ए कहता है इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है। तो बिल्कुल सही बात है कि व्यक्ति कहीं पर सीखने के लिए नहीं जाता, अपने ही घर पर सीखता है। यानी कि वो कॉलेज रेगुलर नहीं जाता, यानी कॉलेज ही नहीं जाता है, वो घर पर सीखता है। तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कहता है इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही बात है, इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है। यानी कि आपको पत्राचार के माध्यम से पता चलता है कि कब आपका एग्जाम है और कब नहीं है, तो संचार माध्यमों का तो प्रयोग होता ही है। ऑप्शन सी कहता है इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें शिक्षा जो है कक्षा के अंदर नहीं दी जाती, मतलब आप कहीं पर भी अपने घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉलेज या विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये आप अपनी कक्षा के वातावरण से बाहर ही प्राप्त करते हैं। कहीं पर भी कर सकते हैं, आप पत्राचार के माध्यम से, आप समाचार पत्र के माध्यम से शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन जो है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी कहता है इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें ना तो स्थान का और ना ही समय का, किसी का भी कोई महत्व नहीं होता है। आप कभी भी कहीं भी कैसे भी सीख सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ऊपर के तीनों ही ऑप्शन दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो नहीं आता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। बिल्कुल गलत है, इसमें समय और स्थान का कोई भी महत्व नहीं है। आप किसी भी स्थान पर किसी भी समय पर सीख सकते हैं, इसी को ही हम दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं कि आप भी इस प्रश्न के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 360 में आपसे पूछा गया है कि गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है। यानी कि जो गांधी जी है उन्होंने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षण पद्धति, यानी कि कितनी शिक्षण पद्धतियों पर उन्होंने बल दिया है। ऑप्शन ए कहता है 3, ऑप्शन बी कहता है 5, ऑप्शन सी कहता है 4 और ऑप्शन डी कहता है 2। तो गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान के लिए कितनी शिक्षण पद्धतियों पर बल दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि गांधी जी ने 4 शिक्षण पद्धतियों पर बल देने की बात कही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप भी इन सभी प्रश्नों के राइट ऑप्शन तक इजीली पहुंच पाए होंगे। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके इस टेस्ट में 20 में से कितने स्कोर रहे हैं और प्रश्नों का लेवल आपको कैसा लगा, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।